गर्वित 9 स्वर्ग भाग 1 स्वर्ग से परे टॉवर अध्याय 6 वसंत और शरद ऋतु की गोली का निर्णायक बिंदु। पियाउटियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। अध्याय 6 वसंत और शरद ऋतु की गोलियों का निर्णायक मोड़। इस वाक्य ने मेंग चावन को 9 तीव्रता वाले भूकंप जैसा झकझोर दिया। बस एक साधारण वाक्य से उसकी योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। एक बार अड़चन ढीली हो जाने के बाद अगर वह उसे एक बार में नहीं तोड़ पाया तो अगली बार जब वह कोशिश करेगा तो दुगनी कोशिश करने पर भी शायद वह उसे तोड़ न पाए। अपने मन को हिलाकर रख देने के कारण मेंग चावन वहां से जाने पर भी नहीं जा सका। मैं फिलहाल बाहर नहीं जा सकता, मुझे एकांत में जाना होगा। मेंग चाओरान की आंखें स्थिर हो गई और वह कुछ देर चू यांग को देखता रहा। चू यांग को सामान्य देखकर मानो उसने अभी जो कहा वह अनजाने में ही हो, वह बेबसी से मुस्कुराया। उसने अभी कहा था कि वह जाने वाला है, लेकिन फिर उसने कहा कि वह नहीं जा सकता। इस तरह का हृदय परिवर्तन एक ऐसी चीज थी जिससे लोग घृणा करते, लेकिन मेंग चावन को कोई झिझक नहीं थी और उसने बस शांति से कह दिया। ऐसा लग रहा था कि इस तरह की बातें बहुत आम है। हाँ ठीक है चू यांग, यह बसंत और पत्थर की गोली ले लो। मेंग चाओरान मुस्कुराया और अपना हाथ उठाकर एक छोटी सी जैड की बोतल उसकी ओर फेंक दी। कियान शान ने अभी कहा कि चू यांग की चोटों को ठीक करना जरूरी है, चलो इसका इस्तेमाल करके उसे ठीक करते हैं। उसकी मुस्कान में व्यंग्य का भाव था जो काफी सार्थक था। शी कियान शान का चेहरा अचानक बदल गया। बसंत और पत्थर की गोलियां शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनका इस्तेमाल रक्त और शरीर की पूर्ति के लिए कैसे किया जा सकता है? संप्रदाय के पास इतनी सारी उपचारात्मक औषधियां हैं, उन्हें बसंत और पत्थर की गोलियों की क्या जरूरत है? मैंने जो कहा था वह केवल मालिक को इन दो छोटे भाइयों के बारे में बुरा महसूस कराने के लिए था, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि इसका उल्टा असर हुआ और मैंने एक पल में ही स्प्रिंग और ऑटम पिल को दी? आप यह कैसे कहते हैं? चू यांग ने मेंग चावन के होठों पर क्षणिक व्यंग्य को संवेदनशीलता से देखा और अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि शी कियान शान की साजिश और चालें उसके मालिक ने देखी हैं, लेकिन उसने इसे कभी क्यों नहीं रोका? और इस बार उन्होंने मुझे बसंत और पत्थर की गोली दी, निश्चित रूप से मेरे इस कथन के कारण कि आकाश और पृथ्वी अपरिवर्तित रहते हैं, नदी बहती है और पत्थर अपरिवर्तित रहता है। लेकिन मेरे गुरु वास्तव में धैर्यवान थे और उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। इसके बारे में सोचने के बाद चू यांग ने इसे आजमाने का फैसला किया। मास्टर, मेरे कौशल सीमित हैं और वसंत और शरद ऋतु की गोली लेने से कोई फायदा नहीं होगा। आप इसे सबसे बड़े भाई को क्यों नहीं देते? यह उसे अंतर शिखर प्रतियोगिता में अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने में मदद करेगा। यह वाक्य यह जांचने के लिए था कि क्या मेंग चाओरान वास्तव में शी कियान शान की असली पहचान जानता था। यह सुनकर टैन टैन की भौहें चिंता से कांप उठी। उसने चू यांग का मुंह ढकना चाहा और लगभग गाली देते हुए बोला, अरे बेवकूफ बेवकूफ, मालिक ने आखिरकार तुम्हें दे ही दिया। बच्चे चुपचाप दौलत बना लो, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो कि इसे दे रहे हो? शी कियान शान के चेहरे पर भी उत्सुकता का भाव था। तीनों ने एक साथ मेंग चाओरान को देखा। तान तान चिंतित था, शी कियान शान घबराया हुआ था, लेकिन साथ ही उत्सुक भी था और उसमें लालच की झलक भी थी, जबकि चू यांग की आंखें शांत थी। जरूरत नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई घायल नहीं है, उसे इसकी जरूरत नहीं है, मेंग चाओरान ने शांति से कहा। उसने चू यांग की नजरों से नजरें मिलाई और मंद मंद मुस्कुराया। इसके अलावा तुम्हारा वर्तमान राज्य तुम्हारे बड़े भाई के राज्य से ज्यादा अलग नहीं है, बस बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चू यांग का चेहरा कड़वा हो गया। मेंग चाओरान के शब्दों में साफ तौर पर एक छिपा हुआ अर्थ था। वह वर्तमान में एक तृतीय स्तरीय मार्शल कलाकार था, जबकि उसका वरिष्ठ भाई शी कियान शान चतुर्थ स्तरीय योद्धा था। उनके बीच का अंतर अथाह था। वह कैसे कह सकता था तुम दोनों लगभग एक ही स्तर के हैं? मेंग चाओरान का असल मतलब था तुम दोनों अपनी चालाकी और छल की हद पार कर चुके हो। गुरु, यह अन्याय है, मैं पवित्र हूँ, चू यांग अपने दिल में चिल्लाया। मेंग चाओरान ने एक बार फिर शिष्य की ओर गहराई से देखा, फिर खड़े होकर कहा, अच्छी तरह अभ्यास करो, 3 महीने में मैं स्वयं तुम्हें जियुन पीक के शिखर तक ले जाऊंगा। वह ऐसे ही बाहर गया और तुरंत गायब हो गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा। शी कियान शान ने चू यांग के हाथ में छोटी सी जैड की बोतल देखी जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी और उसके चेहरे की मांसपेशियां 2 बार फड़कने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या यह सिर्फ उसी चीज के लिए नहीं था जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी और फिर भी यह मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया? बड़े भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चू यांग ने शी कियान शान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अगर बड़े भाई ने मुझे ठीक होने में मदद की पेशकश न की होती तो मास्टर मुझे यह अनमोल अमृत कैसे दे पाते? दरअसल यह सब बड़े भाई की ही बदौलत है। शी कियान शान ने अपना मुंह खोला और रोने से भी बदतर मुस्कान के साथ कहा, छोटे भाई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह विशेष रूप से मास्टर द्वारा आपको दिया गया है। मास्टर की दया गहन है। दिव्य गोली किसी तरह उसकी मुट्ठी से फिसल गई थी, फिर भी प्राप्तकर्ता ने सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा किया था। उसके पेट में गुस्सा तो था, लेकिन वह उसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। शी कियान शान इतना नाराज था कि वह खुद को जोर से थप्पड़ मारना चाहता था। तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने ऐसा क्यों कहा? चू यांग हंसा, बोतल उल्टी की और एक चटक लाल गोली निकाली। जैसे ही गोली बोतल से बाहर निकली, कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। चू यांग ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि यह दवा वाकई बहुत अच्छी होती है। एक गोली खाने से आपकी साधना 1 साल तक बढ़ सकती है। हालांकि यह बढ़ोतरी थोड़ी कम है, मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता। मैं इसे तुरंत ले लूंगा। भाइयों और बहनों, अपनी रक्षा के लिए मैं आपको परेशान करूंगा। शी कियान शान का चेहरा तमतमा गया। बढ़ाव थोड़ा कम है, तुम्हें सच में लगता है कि यह काफी नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि आसमान में गरज होगी? यह मेरा होना चाहिए था, लेकिन अब यह किसी और के हाथों में है और अब यह व्यक्ति मुझसे उसकी रक्षा करने के लिए कह रहा है। शी कियान शान इतना परेशान था कि वह बोलने ही वाला था कि उसने देखा कि चू यांग ने अपना मुंह चौड़ा करके बसंत और पत्थर की गोली ऊपर फेंक दी। फिर उसने उसे मुंह से पकड़ा और उसे किसी फल की तरह खा लिया। उसने उसे जोर से चबाया और अपने होंठ चटकाते हुए कहा, इसका कोई स्वाद नहीं है। शी कियान शान का चेहरा लाल हो गया। उसके शरीर का सारा खून उसके सिर में दौड़ गया, जिससे वह लगभग फटने ही वाला था। अगले ही पल चू यांग के चेहरे पर अचानक लाली छा गई। दवा ने असर करना शुरू कर दिया था।
टैन टैन ने ईर्ष्या से उसकी ओर देखा, अपने होठों पर थप्पड़ मारते हुए कहा, चू यांग कितना भाग्यशाली है। उसने अपना सिर फोड़ लिया, लेकिन उसे जादुई गोली मिल गई, जो 1 साल के शुद्ध कौशल का फल है। यह वास्तव में एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह है। काश मैं इतना सुंदर आदमी अपना सिर क्यों नहीं फोड़ पाया। शी कियानशान का दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसमें से खून बह रहा हो, लेकिन वह केवल सूखी हंसी ही हंस सका। बुरा नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ। चू यांग ने बसंत और पतझड़ की गोली ली और औषधीय शक्ति का एक उभार महसूस किया। यह तुरंत उसके अंगों और हड्डियों में समा गया। उसकी शिरोबिंदुएं फैल गईं और ऊर्जा का एक उफनता हुआ प्रवाह उसके डेंटियन की ओर बढ़ा। वह कड़वी मुस्कान के बिना रह नहीं सका। यह अमृत वाकई काफी असरदार है। हालांकि यह केवल 1 साल की शक्ति ही बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए यह 1 साल की शक्ति पहले से ही काफी बड़ी है। अगर यह कोई उच्च स्तरीय अमृत होता तो मुझे डर है कि उसकी मेरिडियंस इसे झेल नहीं पाती। दानतेन में 9 क्लेशों की तलवार की आत्मा ने अचानक उत्तेजना का एक विस्फोट किया और फिर एक अकथनीय तंतु फैला दिया। तब चू यांग को लगा कि औषधीय शक्ति 9 क्लेशों की तलवार में ऐसे समा गई जैसे सैकड़ों नदियां समुद्र में मिल रही हों और एक बूंद भी नहीं बची। मैं स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि क्या 9 क्लेश तलवार को सचमुच ऐसी चीजें पसंद हैं। मेरे पिछले जन्म में इस तरह की विसंगति की तो बात ही छोड़िए, तलवार आत्मा भी प्रकट नहीं हुई थी, लेकिन इस जन्म में वह अचानक प्रकट हो गई, जो कोई खास बात नहीं थी, बल्कि वह असल में मुझे लूटने आई थी। क्या इस सारी औषधीय शक्ति ने 9 क्लेश तलवार को पोषित किया? क्या मुझे कोई लाभ नहीं हुआ? जैसे ही वह यह सोच रहा था, उसके डेंटियन में 9 क्लेश तलवार के धुंधले ब्लेड ने अमृत की औषधीय शक्ति को अवशोषित कर लिया। तलवार का मायावी शरीर हिल गया, जिससे एक मंद प्रकाश निकला। फिर मूठ से ऊर्जा की एक सघन धारा निकली। यह एक छोटी सी धारा थी, बाल जितनी पतली, लेकिन चू यांग महसूस कर सकता था कि इसमें अपार शक्ति थी। हालांकि यह बसंत और पतझड़ की गोली जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी इसकी शुद्धता 1000 गुना ज्यादा थी। बस इस छोटी सी मात्रा ने चू यांग की साधना को 3रे दर्जे के मार्शल कलाकार के शिखर से 4थे दर्जे के मार्शल कलाकार के मध्य तक पहुंचा दिया। हालांकि रैंक कम थी या अपग्रेड के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं थी, फिर भी एक रैंक का सीधा अपग्रेड चू यांग को हैरान कर गया। अगर यह सिर्फ स्प्रिंग एंड ऑटम पिल की औषधीय शक्ति होती तो सीधे एक रैंक का अपग्रेड संभव नहीं होता। क्या यह हो सकता है कि इस तलवार की आत्मा में औषधीय शक्ति को शुद्ध करने की क्षमता भी हो, या कुछ और अजीब बात है। तुरंत 9 क्लेश तलवार अपने डेंटियन के भीतर आलस्य से घूमने लगी और फिर शांत हो गई। उसके भीतर व्यक्त भावना आश्चर्यजनक रूप से असंतोष, तिरस्कार का एक संकेत थी, जो स्पष्ट रूप से अल्प औषधीय शक्ति के प्रति उपेक्षा का संकेत दे रही थी। प्राउड 9 हेवंस भाग 1, टावर बियॉन्ड हेवन अध्याय 7, बिग ब्रदर को पेट में दर्द है। पियाओटियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। अध्याय 7, बड़े भाई के पेट में दर्द है। चू यांग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जूनियर भाई चू, कैसा है? शी कियानशान को चू यांग में सुधार के कोई संकेत नहीं मिले, इसलिए उसने जल्दी से पूछा। किसी तरह जब कोई सामान्य व्यक्ति आगे बढ़ता है तो थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया उसकी क्यूई में हिंसक उतार चढ़ाव ला देती है। हालांकि 9 क्लेश तलवार द्वारा रूपांतरित होने के बाद यह औषधीय शक्ति वास्तव में चुपचाप उस स्तर को पार कर गई। चू यांग की आंखें शांत थी, लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था, ये लोगों को बरगलाने का अच्छा तरीका है। अगर दूसरे मुझे 3रे दर्जे का समझे, लेकिन मैं असल में 5वें, 6ठे, 7वें या 8वें दर्जे का हूँ, तो मुझसे लड़ने में कितना मजा आएगा। यह ज्यादा असरदार नहीं लग रहा। यह 3री कक्षा का मार्शल आर्ट प्रशिक्षु है और इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए इसका बहुत कुछ खो जाता है। चू यांग ने अपनी हैरानी दबाई, भौहें चढ़ाई और आह भरी, और अंततः निराश स्वर में बोला, क्या बर्बादी है। अगर मुझे पता होता कि यह इतना बेअसर होगा तो मैं इसे आपसे बेहतर लेता, वरिष्ठ भाई। शी कियानशान की आंखें चौड़ी हो गईं, लगभग बाहर निकल आईं। उसने मुंह खोला और 2 बार हो की आवाज निकाली। उसका चेहरा लाल और सफेद हो गया। आखिरकार वह उठा और गंभीर भाव से बोला, मैं टहलने जा रहा हूँ। वह फुसफुसाते हुए बाहर चला गया। लगता है बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है। टैन टैन की भौहें अजीब तरह से सिकुड़ गईं। उसने शक भरी नजरों से शी कियानशान की पीठ देखी और कहा, उसे क्या हुआ है? बड़े भाई पिछले कुछ दिनों से बहुत थके हुए लग रहे हैं। चू यांग ने उनकी ठुड्डी पर हाथ फेरा और गंभीरता से कहा, वे बहुत थके हुए हैं। उनके हाव भाव देखकर लगता है कि शायद उन्हें पेट में दर्द हो रहा है। क्या यह हर महीने आने वाले उन दिनों की वजह से है जब उन्हें मासिक धर्म होता है? ओह, बड़े भाई बहुत ज्यादा परेशान है। अफसोस, हमारे बैंगनी बांस के बगीचे का भी यही हाल है। मालिक को किसी चीज की परवाह नहीं, सारे मामले बड़े भाई की जिम्मेदारी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने थके हुए हैं। तन तन के कान ऊपर नीचे हो रहे थे और उसने गहरी सहमति से कहा, यह वाकई बहुत थका देने वाला है। पेट दर्द भी हो सकता है। चू यांग, हर महीने वो दिन? कौन से दिन? मुझे कैसे पता नहीं चला कि बड़े भाई को यह समस्या है? तान तान ने उत्सुकता से पूछा। अच्छा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। बच्चों को बड़ों के मामलों में, खासकर बड़ों के मामलों में ताक झांक नहीं करनी चाहिए, समझे? चू यांग ने भौहें चढ़ाई और गंभीरता से उपदेश दिया। तंत्र की भौहें कुछ बार नाचती हुई सी उठी, मानो उसकी शंकाएं व्यक्त कर रही हो। फिर उसने झुंझलाहट में कुछ शब्द बुदबुदाए, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि उसने क्या कहा, और फिर उसने बोलना बंद कर दिया। चू यांग की आंखें घूम गईं और उसके दिमाग में एक और विचार आया। मुझे याद है कि पिछले जन्म में शी कियानशान ने जिजू गार्डन में संयोग से एक स्वर्ण रक्त स्क्रोफुलरियासी, गोल्डन ब्लड स्क्रोफुलरियासी की खोज की थी। मुझे याद है कि बाद में उसने पीछे पहाड़ की चट्टान की दीवार पर गर्व से इसके बारे में बात की थी। हालांकि गोल्डन ब्लड स्क्रोफुलरियासी शक्ति नहीं बढ़ाता, लेकिन यह मेरिडियन का विस्तार कर सकता है। इसके अलावा जब गोल्डन ब्लड स्क्रोफुलरियासी 50 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसकी औषधीय शक्ति मेरिडियन में समाहित हो जाती है। हर बार जब किसी योद्धा का साधना स्तर बढ़ता है तो इससे मेरिडियन का काफी विस्तार हो सकता है। मार्शल आर्ट चाहे कोई भी हो, शक्ति मेरिडियन से होकर प्रवाहित होती है। मेरिडियन जितने चौड़े होंगे उतनी ही अधिक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। भले ही मार्शल आर्ट की साधना का स्तर एक ही हो, लेकिन मेरिडियन की चौड़ाई अलग अलग हो, दोनों के बीच का अंतर अपूरणीय है।
यद्यपि गोल्डन ब्लड स्क्रोफोरियासी केवल योद्धाओं के स्तर से नीचे के लोगों के लिए ही प्रभावी है। इस अवधि के दौरान एक व्यक्ति की मेरिडियन को आकार दिया जाता है। यह प्रतीत होता है कि महत्वहीन प्रभाव सीधे एक व्यक्ति की आजीवन उपलब्धियों की नींव रख सकता है। अपने पिछले जीवन में श्री कियानशान गोल्डन ब्लड जेंटियन के कारण तियानवाई टॉवर के शिष्यों के बीच खड़े होने में सक्षम थे। चू यांग ने अपनी टुड्डी पर हाथ फेरते हुए सोचा, मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री कियानशान ने अब तक गोल्डन ब्लड जेंटियाना खोज लिया होगा। अगर नहीं तो मैं भी कुछ चुनकर खुद चख लूंगा। बाहर अभी भी अंधेरा था जब चू यांग चुपचाप उठा। उसने बिस्तर की तरफ देखा जहाँ टैन टैन लेटा हुआ था, लयबद्ध खर्राटे ले रहा था, मानो गा रहा हो। वह मन ही मन हंसा, जल्दी से कपड़े पहने और दरवाजे से बाहर चला गया। यदि आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको कठिनाइयों को सहना होगा। मेरी अपनी प्रतिभा कोई खास नहीं है, और तो और मैंने अपने पिछले जन्म में किशोरावस्था में ज्यादा मेहनत नहीं की थी और मैं पहले से ही अपने साथियों से बहुत पीछे था। अगर मैं दूसरों से दोगुनी मेहनत नहीं करूंगा तो मैं उनसे दोगुना कैसे हासिल कर पाऊंगा। बस एक सांस में चू यांग बैंगनी बांस के जंगल के बाहर पत्थर की चट्टान पर पहुंच गया और कुछ देर तक स्थिर खड़ा रहा। उसके पैर कंधे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर थे और उसने बिल्कुल सुरीली मुद्रा अपना ली। एक पल की खामोशी के बाद वह चलने लगा। चू यांग की हरकतें सरल थी, फिर भी आसान नहीं। उसके पैर जमीन पर जमे रहे, उसकी टांगे सीधी थी, उसकी बाहें स्थिर लटकी हुई थी। सिर्फ उसका ऊपरी शरीर हिल रहा था। सिर धीरे धीरे बाईं ओर जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे झुकता है, और जब यह समकोण बन जाता है तो यह पीछे हट जाता है, फिर दाईं ओर जाता है, पुनः पीछे हटता है, आगे की ओर झुकता है, और अंतिम गति पीछे की ओर झुकने की होती है। बस यही 4 हरकतें और फिर बार बार दोहराना, लेकिन हर बार वह पिछली बार से ज्यादा तेजी से झुका। समय की एक धूप बत्ती के बाद चू यांग का शरीर धनुष की तरह झुक गया और उसका सिर जमीन को छू चुका था। यह एक चलती कमर है। कमर की ताकत शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसे पहले स्थान पर रखा जाता है। ये 4 हरकतें करने के बाद उसने अपने पैर, फिर टखने, घुटने, बाहें, कलाइयां और कंधे हिलाने शुरू कर दिए। उसकी हरकतें तेज होती गईं और तेज होती गईं, जब तक कि वह तूफान में कांपती घास की तरह नहीं हो गया। उसका पूरा शरीर अकड़कर हिल रहा था। पूरे 6 चक्कर लगाने के बाद चू यांग का सिर और शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। वह पसीने से भीग गया था, उसके कपड़े भीग गए थे, पसीना उसके बालों से टपक रहा था, लेकिन वह बिल्कुल नहीं रुका। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और उसके हाथ में एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। यह हरे स्टील से बनी एक लंबी तलवार थी। तलवारबाजी का अभ्यास करने से पहले शरीर के सभी जोड़ों और मांसपेशियों को पूरी तरह से स्ट्रेच करने के बाद ही सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे ही आप आराम करेंगे, मांसपेशियां और हड्डियां अपनी मूल जकड़न में वापस आ जाएंगी और फिर तलवारबाजी का अभ्यास करते समय आप कई गतिविधियां ठीक से नहीं कर पाएंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह बुनियादी सामान्य ज्ञान है, लेकिन बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट ही हर बार अभ्यास करने पर इसे सही मायने में हासिल कर पाते हैं। यह दीर्घकालिक दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। लेकिन चू यांग जानता था कि यह पूर्व प्रशिक्षण अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है। अगर प्रशिक्षण के दौरान किसी भी छोटे जोड़ या मांसपेशी की उपेक्षा की गई तो भविष्य में दुश्मनों का सामना करते समय और जटिल चालें चलते समय उसे पर्याप्त अभ्यास न करने के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक छोटी सी चूक बहुत बड़ी भूल का कारण बन सकती है। जीवन रक्षा के मार्ग में जरा सा भी विचलन जीवन और मृत्यु दोनों का अंत कर सकता है। कितने लोग अपनी मृत्यु से पहले सही तरीके से अभ्यास न करने का पछतावा करते हैं? यह संख्या बहुत बड़ी है। हर साल हजारों, यहाँ तक कि लाखों लोग इस बात का पछतावा करते हैं, लेकिन उस समय पछतावा पूरी तरह से बेकार है। चू यांग उस तरह का पछतावा भरा क्षण नहीं चाहता था। इसलिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय वह कभी भी लापरवाही नहीं बरतता था। चाहे वह कोई भी मार्शल आर्ट पद्धति हो, सबसे बुनियादी क्रियाओं का भी सबसे उपयुक्त और उत्तम अवस्था तक अभ्यास करना जरूरी था। तलवार, मुक्केबाजी, पैर और हथेली की तकनीकों का कई बार अभ्यास करने के बाद पूर्व दिशा में धीरे धीरे एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। चू यांग धीरे धीरे पत्थर की चट्टान पर चढ़ गया, पूर्व की ओर मुंह करके अपने हाथों को अपने डेंटियन पर पार करके पालथी मारकर बैठ गया और सांस लेने लगा। यह बस एक साधारण सांस लेने का व्यायाम था, फिर भी हर सांस लेना और छोड़ना बेहद असाधारण था। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी से बैंगनी ऊर्जा का एक हल्का अदृश्य झोंका उसके मुंह में खींच रहा हो। फिर उसने अपना मुंह बंद कर लिया और ऊर्जा को तेजी से अपने डेंटियन में प्रवाहित किया। फिर ऊर्जा धीरे धीरे उसके आंतरिक अंगों में रिसने लगी और जब वह पूरी तरह से स्थिर हो गया तो उसने अपना मुंह खोला और जोर से सांस छोड़ी। एक लंबी सांस छोड़ो। उसके मुंह से गहरे रंग की हवा का एक हल्का सा अंश निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। पूरी तरह सांस छोड़ने के बाद उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसके डेंटियन में क्यूई परिसंचरण का एक और चक्र। फिर सांस अंदर बाहर करते रहे। स्वर्ग से परे टॉवर अध्याय 8 स्वर्ण रक्त स्क्रोफोरियासी पियाउटियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। क्योंकि 9 क्लेशों की 9 स्वर दिव्य कला की एक प्रमुख विशेषता है। केवल सूत्र जानने से कोई लाभ नहीं है, आपको संबंधित तलवार शरीर प्राप्त करना होगा। तलवार शरीर एक विचित्र शक्ति से जुड़ा होता है। उस शक्ति को अवशोषित करने के बाद आप सूत्र के अनुसार 9 क्लेशों की 9 स्वर दिव्य कला का अभ्यास कर सकते हैं और आपकी प्रगति बहुत तेज होगी। इसके अलावा तलवार के प्रत्येक भाग से जुड़ी शक्ति अलग अलग है। यदि आप 9 क्लेश तलवार शरीर प्राप्त किए बिना अभ्यास करते हैं तो आप संभवतः कुछ ही क्षणों में जलती हुई लपटों से मर जाएंगे। दूसरी बात, चू यांग की वर्तमान शारीरिक स्थिति अभी तक 9 स्वर्गों की दिव्य कला के अभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं है। योद्धा बनने के बाद ही जब शरीर में मेरिडियन खुल जाते हैं, क्यूई और रक्त धीरे धीरे प्रबल हो जाते हैं और छोटे ज्योतियान चक्र को छोड़कर बड़े ज्योतियान चक्र में प्रवेश करने के बाद ही वह 9 क्लेशों के 9 स्वर्गों का अभ्यास कर सकता है। जैसे ही सूरज अचानक पूर्व में क्षितिज से ऊपर उठा, चू यांग ने एक गहरी सांस ली, अपना प्रशिक्षण पूरा किया और खड़ा हो गया। वह एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा, अपने पूरे शरीर में एक गर्माहट, एक अवर्णनीय सुकून महसूस कर रहा था। वह वहीं खड़ा रहा, आंखें मूंदकर जीवन चोटी की ओर देखता रहा। वहाँ 9 क्लेशों वाली तलवार का पहला टुकड़ा चुपचाप नींव के नीचे दफन था। इसे जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहिए। चू यांग की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। वह काफी देर तक देखता रहा, फिर नजरें फेर ली।
उसने ध्यान से चारों ओर देखा कि कहीं कोई और तो नहीं है। फिर उसने अपना शरीर तानकर धीरे धीरे खड़ी चट्टान की दीवार से नीचे उतरा। उसकी आंखें ध्यान से ऊपर नीचे बाएं दाएं देख रही थी, क्योंकि अगर शी की आंशान सही था तो इसी चट्टान की दीवार पर सुनहरे रक्त वाला स्क्रोफुलेरियासी उग रहा था। स्वर्ण रक्त स्क्रोफुलेरियासी को सर्वोच्च आध्यात्मिक औषधि नहीं माना जाता था, लेकिन ऊपरी 3 स्वर्गों में भी यह अमूल्य थी। सभी महान परिवारों को अपनी भावी पीढ़ियों की नींव रखने के लिए इस आध्यात्मिक औषधि की आवश्यकता थी। बड़े परिवारों के कई वंशजों को तो जन्म से ही गोल्डन ब्लड स्क्रोफुलेरिया पिलाया जाता है। माँ की जन्मजात क्यूई ची बनी रहती है और एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ शिशु को फ्यूगोंग की गोंग का अभ्यास कराकर औषधीय शक्ति को घोलने में मदद करता है, जिससे अंततः वे एक विश्वव्यापी मार्शल आर्ट प्रतिभा का निर्माण कर सकते हैं। अगर यह प्रतिभाशाली बच्चा बड़ा होकर कड़ी मेहनत कर पाता तो भविष्य में उसकी उपलब्धियां अकल्पनीय होती, और उसकी सारी उपलब्धियां बचपन में उगाए गए इस गोल्डन ब्लड स्क्रोफुलेरियासी पौधे की बदौलत थी। कुलीन परिवारों के बच्चे इतनी तीव्र गति से साधना करते हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण आध्यात्मिक औषधियों का संचय है। इस दुनिया में प्रतिभाशाली लोगों की कोई कमी नहीं है। प्रतिभाशाली लोगों के पास आम लोगों की तुलना में सफलता के ज्यादा अवसर होते हैं, लेकिन एक बात भी उतनी ही निर्विवाद है, कम उम्र में ही मर जाने वाले या धीरे धीरे साधारण बन जाने वाले प्रतिभाशाली लोगों की संख्या सफल लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा है। मैं कोई जीनियस तो नहीं हूँ, पर मैं खुद को एक ऐसे जीनियस में बदलना चाहता हूँ जो किसी जीनियस से भी ज्यादा प्रतिभाशाली हो। मैं जीनियस को अपने सामने कुछ भी नहीं बनाना चाहता। चू यांग धीरे धीरे नीचे फिसल गया। उसका पूरा शरीर फिसलन भरी चट्टान से चिपका हुआ था, फिर भी वह एक बड़ी छिपकली की तरह सीधी और तीखी चट्टान पर स्थिर रूप से आगे और पीछे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता था। यह एक ऐसी तकनीक थी जो उसने अपने पिछले जन्म में एक मार्शल आर्ट गुरु को मारने के बाद खोजी थी। इसे आकाश दिव्य भटकन तकनीक कहा जाता था। उसे लगा कि यह उपयोगी है, इसलिए उसने इसका अभ्यास किया। यद्यपि मेरे इस शरीर का उपयोग कभी साधना के लिए नहीं किया गया, फिर भी मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। नीचे से सरसराहट की आवाज आई और अचानक तेज हवा चलने लगी। चू यांग की भौहें तन गईं, उसकी आंखें चमक उठी और उसने अपने दाहिने हाथ पर जोर लगाया जो पत्थर की दीवार को सहारा दे रहा था। उसका पूरा शरीर चुपचाप पत्थर की दीवार पर 7 फीट क्षैतिज रूप से हिल गया। एक फुसफुसाहट के साथ एक रंग बिरंगा जहरीला सांप उसके पास से उड़ गया। यदि वह बगल से न हटता तो विषैला सांप अपने खुले मुंह से उसके पैर को काट लेता। चू यांग की आंखें खुशी से चमक उठी। सचमुच यहाँ गोल्डन ब्लड स्क्रोफुलेरियासी नाम का पौधा था और वह 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। रंग बिरंगे शल्कों से ढका यह सांप एक हाथ जितना मोटा था और इसके सिर पर मांसल मुकुट था। यह रंगीन सुनहरे मुकुट वाला सांप था। 100 साल से भी ज्यादा पुराने जंगली सुनहरे रक्त वाले अंजीर के पौधों की रक्षा एक 7 रंगों वाले सुनहरे मुकुट वाले सांप द्वारा की जाती है। इसलिए जब चू यांग ने सांप को देखा तो उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि सुनहरे रक्त वाले अंजीर के पौधे वाली कहानी सच थी। इस प्रकार के सांप के शल्क सख्त होते हैं, जिससे इसे तलवारों और चाकुओं से काटना मुश्किल होता है, और इसका जहर भी अजीब होता है। 7 इंच का सिरा, जो आमतौर पर सांपों का कमजोर बिंदु होता है, इस सांप के लिए बिल्कुल भी कमजोर बिंदु नहीं है। इसका घातक बिंदु इसके सिर पर स्थित मांसल मुकुट है। गोल्डन ब्लड स्क्रोफुलेरियासी, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, एक हल्की सी गंध छोड़ता है जो 7 रंगों वाले गोल्डन क्राउन सांप को घातक रूप से आकर्षित करती है। इस गंध के कारण 7 रंगों वाले गोल्डन क्राउन सांप को अपनी केचुली उतारते और आगे बढ़ते समय कोई दर्द महसूस नहीं होता। 7 रंगों वाले स्वर्ण मुकुटधारी सांप के लिए स्वर्ण रक्त अंजीर स्वयं बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन इसकी सुगंध ही वह चीज है जिसका वह सपना देखता है। सरसराहट की आवाज के साथ रंगीन सुनहरे मुकुट वाला सांप तेजी से अपना सिर घुमाकर चू यांग की ओर झपटा। उसकी पूंछ पत्थर की दीवार से टकराई और चट चट की आवाज के साथ हवा में उड़ गया और चू यांग की ओर डसने लगा। चू यांग की निगाहें सुई की तरह तेज थी और वह निश्चल खड़ा रहा। उसने तब तक इंतजार किया जब तक सांप उसके 1 फुट के दायरे में नहीं आ गया। फिर अचानक चकमा देकर दाईं ओर छलांग लगाकर ऊपर की ओर उछला और अपने शरीर को एक अजीब सी चाप में मोड़ लिया। 7 रंगों वाला सुनहरे मुकुट वाला सांप उसके पास से गुजर गया। उसी क्षण चू यांग ने तलवार जैसी 2 उंगलियां उठाई, अपनी पूरी ताकत उनमें लगा दी और 7 रंगों वाले सुनहरे मुकुट वाले सांप के सिर पर मांसल मुकुट से जोर से वार किया। कश! एक अवर्णनीय चीख के साथ 7 रंगों वाले सुनहरे मुकुट वाले सांप ने दर्द से अपने शरीर को मरोड़ा और उसके सिर पर सुनहरे मुकुट से हल्के हरे रंग का काला रक्त निकला और पत्थर की दीवार से नीचे लुढ़क गया। चू यांग ने राहत की सांस ली और सावधानी से उस दिशा में बढ़ा जहां से नीचे से 7 रंगों वाला सुनहरा मुकुट वाला सांप आ रहा था। वह और तेज हो सकता था, लेकिन उसे सुनहरे खून वाले स्कुटेलेरिया से रगड़ लगने का डर था। एक सुनहरे रक्त वाला स्क्रोफुलेरियासी पौधा जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। चू यांग का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। 50 वर्ष पुराना उत्पाद इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर सकता है तथा यह टिकाऊ भी है। मुझे आश्चर्य है कि यदि यह 100 वर्ष से अधिक पुराना हो तो इसका क्या प्रभाव होगा। 3 फीट नीचे चू यांग को हल्की सी एक सुगंधी महसूस हुई जो बर्फ से ढके ऑर्किड जैसी मनमोहक और दूर की थी। हालांकि खुशबू तेज नहीं थी, फिर भी उसने लोगों का मन तुरंत खुश कर दिया। चू यांग बहुत खुश हुआ। साधारण गोल्डन ब्लड स्क्रोफुलेरियासी रंगहीन और गंधहीन होता है। केवल 100 साल से ज्यादा पुराने पौधे ही हल्की गंध छोड़ते हैं। यह गंध घास और पेड़ों की खुशबू जैसी होती है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहां हरियाली है तो आपको इसकी गंध बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन अब चिकनी चट्टानों पर यह गंध असामान्य लग रही थी। चू यांग सावधानी से नीचे उतरा। उसे बस एक गहरी पत्थर की दीवार पर हवा में हल्के से लहराते कुछ रक्त लाल पत्ते दिखाई दे रहे थे। पत्तों के नीचे पत्थर की दीवार से एक छोटा रक्त लाल तना हल्का सा उभरा हुआ था। यह गोल्डन ब्लड स्क्रोफुलेरिया है। आधा फुट और नीचे खिसकने पर उसे अपनी जगह मिल गई। चू यांग ने हाथ बढ़ाया, चुपचाप तलवार निकाली और पूरी ताकत से उसे गोल घुमाकर जोर से नीचे गिरा दिया। तलवार का आधा हिस्सा उसके पैरों के नीचे पत्थर की दीवार में गहराई तक धंस गया था। चू यांग ने सावधानी से तलवार पर कदम रखा, अपने शरीर को हल्का रखने के लिए अपनी सांस रोक ली, फिर जल्दी से एक और तलवार निकाली, अपनी पूरी ताकत उसमें डाल दी और अपने सामने पत्थर की दीवार पर सावधानी से खुदाई शुरू कर दी।
उसके हाथ में 2 तलवारें थी, जिनमें से एक टैन की थी, लेकिन आज सुबह बाहर आते समय उसने चुपके से उसे निकाल लिया था। अब उस आदमी के उठने का समय हो गया था। सोच रहा हूँ उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी प्यारी तलवार का इस्तेमाल कुदाल की तरह किया गया है। सोचते और खोदते हुए उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। इस खुशी ने खुद चू यांग को भी हैरान कर दिया। भाई, मैं हमेशा से ईमानदार और दयालु रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसका स्वाद इतना बुरा हो। बहुत देर नहीं हुई थी कि चू यांग ने पसीने से तरबतर होकर आखिरकार एक गुफा खोद डाली जो मुश्किल से उसके आधे शरीर के लिए पर्याप्त थी। वह किसी तरह खुद को उसमें समेटने में कामयाब रहा और आखिरकार राहत की सांस ली। बिना आराम किए उन्होंने अपने हाथों से गोल्डन ब्लड स्क्रोफुलेरिया की लाल पत्तियों को साफ किया, प्रकंद का स्थान ढूंढा और वास्तव में खुदाई शुरू करने से पहले जानबूझकर 3 फीट की सुरक्षा दूरी छोड़ दी। चू यांग ने खोदी हुई सभी चट्टानों को किनारे पर अवतल और उत्तल क्षेत्र में सावधानी से रखा ताकि वे गिर न जाए। जब वह उन्हें ठीक से नहीं रख पाता तो वह उन्हें चट्टान से नीचे सरका देता और कोशिश करता कि कोई आवाज न हो ताकि दूसरों को डर न लगे। हालांकि यह जगह काफी दुर्गम है, फिर भी हर चीज में सावधानी बरतना बेहतर है। हो सके तो बेवजह की परेशानी से बचे। यह खुदाई पूरे आधे घंटे तक चली। चू यांग के कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। आखिरकार चू यांग के हाथों में एक रक्त लाल हल्की चमक वाला गोल्डन ब्लड स्क्रोफुलेरियासी दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से खून बह रहा हो। गोल्डन ब्लड स्क्रोफुलेरियासी की त्वचा पर एक खरोंच तक नहीं थी और उसकी जड़ें पूरी तरह से बरकरार थी, 2 उंगलियों जितनी मोटी। जब मैंने उसे धीरे से दबाया तो वह एक पके आड़ू जैसा लगा, मोटा और बहुत लचीला। गर्वित 9 स्वर्ग भाग 1 स्वर्ग से परे टॉवर अध्याय 9 सच्चे 9 क्लेश। पियाउटियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। अध्याय 9 सच्चे 9 क्लेशों की रूपरेखा। गोल्डन ब्लड स्क्रोफुलेरियासी में जिनसेंग का रस होता है। पौधा जितना पुराना होगा उसमें उतना ही ज्यादा जिनसेंग का रस होगा और उसके प्रभाव भी उतने ही बेहतर होंगे। यह जिनसेंग का रस अपने आप में ही बहुत असरदार है। अगर आपको इसे खोदना नहीं आता तो छिलका खुजलाने पर भी रस तुरंत बाहर निकल आएगा। अगर आप गोल्डन ब्लड स्क्रोफुलेरियासी को पूरा निगल भी ले तो भी आप इसकी जड़ का सिर्फ एक टुकड़ा ही खा पाएंगे। वह पत्थर की दीवार पर खड़ा रहा, अपनी सांसें पूरी तरह से शांत होने का इंतजार करते हुए। फिर उसने गोल्डन ब्लड स्क्रोफुलेरिया को अपने मुंह में डाला। उसने अपने दांतों से त्वचा को हल्के से काटा और तुरंत ही ठंडे मगर तीखे तरल की एक धार उसके गले से नीचे उतर गई। यह रस आश्चर्यजनक रूप से सुनहरे रंग का था और चमक रहा था। यहीं से इसका नाम गोल्डन ब्लड स्क्रोफुलेरिया पड़ा। यह गोल्डन ब्लड है। जैसे ही स्वर्ण रक्त स्क्रोफुलेरियासी जिनसेंग द्रव शरीर में प्रवेश करता है, वह स्वतः ही और सुचारू रूप से पूरे शरीर में मेरिडियन के माध्यम से प्रवाहित होने लगता है। इसी क्षण डेंटियन के भीतर स्थित नौक्लेश तलवार की आत्मा अचानक उत्तेजना से प्रस्फुटित हो उठी। उत्तेजित होकर बिजली की चमक में परिवर्तित हो गई। डेंटियन से बाहर निकलकर तेजी से निकट आ गई, आनंद की अनुभूति के साथ। जिनसेंग तरल जो अभी तक मेरिडियन द्वारा अवशोषित नहीं किया गया था, प्रकाश की एक धारा में बदल गया और नौक्लेश तलवार में चूसा गया। चू यांग को सचमुच ऐसा लगा जैसे 9 क्लेशों की तलवार ने एक संतुष्ट डकार ली हो और फिर धीरे धीरे उसके डेंटियन में वापस लौट आई हो। ऐसा लगा जैसे किसी तृप्तिदायक भोजन के बाद वह टहल रहा हो, अपना सिर और पूंछ हिला रहा हो, आश्चर्यजनक रूप से काफी स्टाइलिश। हालांकि वे चट्टान पर थे, चू यांग लगभग जोर से हंस पड़ा। यह आदमी, क्या ये ज्यादा इंसानियत नहीं है? तुरंत तलवार से एक मंद सुनहरी रोशनी चमक उठी। इस बार यह पिछली बार से कहीं ज्यादा तेज थी। फिर रोशनी गायब हो गई और नौक्लेश तलवार के भ्रामक मूड से बर्फीली गहरी सुनहरी हवा की एक धारा बह निकली जो तुरंत चू यांग की शिरोबिंदुओं में विलीन हो गई। चू यांग असहाय होकर देखता रहा कि सुनहरी रोशनी उसकी खुली त्वचा पर चमकी, फिर गायब हो गई। उसके शरीर की शिरोबिंदुएं मेढक की तरह फूल गईं, फिर सिकुड़ गईं और फिर से फूल गईं। यह गुब्बारे की तरह है, कोई इसे फुलाता है, फिर हवा निकाल देता है, फिर इसे पुनः फुलाता है। ऐसा लगातार 9 बार हुआ और अंततः मुझे यह एहसास नहीं हुआ। नौक्लेश तलवार द्वारा रूपांतरित स्वर्ण रक्त स्क्रोफुलियासी द्रव की औषधीय शक्ति अंततः चू यांग के शिरोबिंदु में पूरी तरह से विलीन हो गई। चू यांग को साफ महसूस हुआ कि हालांकि उसकी शक्ति में वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन उसकी गति में काफी वृद्धि हुई थी। उसकी मेरिडियंस में सुनहरी लचीली रोशनी की एक परत धीरे धीरे गायब होकर उसकी मेरिडियंस की भीतरी दीवारों में विलीन हो रही थी। उन्होंने मेरिडियन को उत्तेजित करने की कोशिश की और मेरिडियन से आने वाली अत्यधिक लोच और लचीलेपन को महसूस किया, बिल्कुल एक अटूट गेंद की तरह, जिससे चू यांग बहुत खुश हो गया। यह फसल मेरे जीवन की नींव रखेगी। फसल बहुत बड़ी है, हालांकि मेरी शक्ति बढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन इसने मेरे लिए एक सीधा और सुगम मध्याह्न पथ खोल दिया है। अगर दूसरों की मेरिडियन बस एक छोटा सा तालाब है, तो मेरी अपनी मेरिडियन बेशक एक गहरा कुआं बन गई है। यह एक गुणात्मक अंतर है। यह आधार मुझे मेरिडियन की क्षमता और सहन शक्ति के बारे में चिंता किए बिना वुजोग में अपग्रेड करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। इससे पहले कि वह आश्चर्यचकित हो पाता, उसने महसूस किया कि उसके डेंटियन में नौक्लेश तलवार अचानक एक तेज रोशनी से चमक उठी। यह इतनी चकाचौंध थी कि चू यांग को लगा जैसे उसका पूरा शरीर प्रकाशित और पारदर्शी हो गया हो। तभी एक दर्द उसके डेंटियन में घुस गया और रोशनी तुरंत गायब हो गई। लेकिन चू यांग जानता था कि कुछ रहस्यमय हो रहा है। अचानक उसके दिमाग में कुछ शब्द उभरे। स्वर्ग का मार्ग निर्दयी है और सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं। स्वर्ग का मार्ग दयालु है और सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। तलवार का मार्ग निर्दयी है और यह दुनिया का वध करता है। तलवार का मार्ग दयालु है और यह सभी जीवित चीजों की परवाह करता है। आप दयालु हैं या नहीं, यह सब आपके दिल पर निर्भर करता है। 9 क्लेश, 9 परतें, क्या यह निर्दयी है लेकिन यह दयालु भी है? क्या यह दयालु है लेकिन यह निर्दयी भी है? जीवन के उतार चढ़ावों का अनुभव करने और दुनिया को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि स्नेह उदासीनता है और उदासीनता स्नेह है। स्नेह और उदासीनता मूलतः प्रकृति के नियम है। जब तक मनुष्य है तब तक युद्ध कलाएं हैं। युद्ध कलाओं से व्यक्ति प्रकृति के नियमों तक पहुंच सकता है और अंततः पराकाष्ठा प्राप्त कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में स्वर्ग के सभी रहस्य मौजूद हैं। 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं स्वर्ग की शुरुआत है। चू यांग का पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था। उसके दिल में उत्तेजना की लहर दौड़ गई और उसे चक्कर आने लगा। इस पल वह लगभग पत्थर की दीवार से गिर ही गया।
इस चट्टान पर, जहाँ कोई नहीं देख सकता था, चू यांग का शरीर कांपने लगा। वह लगभग खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया। अपने पिछले जन्म में चू यांग को अभ्यास में कठिनाई हुई थी और अंततः अपनी साधना को बढ़ावा देने के लिए अपरंपरागत तकनीकों का सहारा लिया। तलवार के मार्ग में प्रवेश करने के लिए हत्या का उपयोग किया, लेकिन फिर भी वह इसे स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया। मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दे। अब चू यांग को आखिरकार पता चल गया कि वह कहाँ गलत था। पता चला कि पिछले जन्म में मैंने जो क्रूर तलवारबाजी का अभ्यास किया था वह पूरी तरह से गलत था। यहाँ 9 क्लेशों और 9 स्वर्ग हृदय सूत्र की सच्ची रूपरेखा दी गई है। आप निर्दयी हैं या स्नेही, यह सब आपके हृदय में है। अगर आपका हृदय निर्दयी है तो आप तलवारबाजी के निर्दयी मार्ग पर हैं। अगर आपका हृदय स्नेही है तो आप तलवारबाजी के स्नेही मार्ग पर हैं। जब आप गहरे स्तर तक अभ्यास करते हैं तो यह स्वर्ग का मार्ग बन जाता है। पिछले जन्म में मेरे दिल में भावनाएं साफ थी, लेकिन मैं उन्हें खत्म करने पर अड़ा रहा। मैं कैसे कामयाब हो पाता? एक सामान्य रूपरेखा, लेकिन 2 रास्ते। एक रास्ता संतत्व की ओर ले जाता है, दूसरा राक्षसी जीवन की ओर। साधना कैसे की जाए यह व्यक्ति की एकनिष्ठता पर निर्भर करता है। यह मेरी ही गलती निकली। मैंने शुरू से ही गलत रास्ता अपनाया। इसी वजह से हमारी जिंदगी में यह त्रासदी आई। चू यांग ने आसमान की ओर देखा। उसका दिल अवर्णनीय दर्द से भरा हुआ था। 9 क्लेश तलवार, हे 9 क्लेश तलवार, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया। तूने एक गलत मार्शल आर्ट की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन उस बर्बादी के बाद तूने मुझे सच्चा पुनर्जन्म दिया। क्या मुझे आपसे नफरत करनी चाहिए या आपको धन्यवाद देना चाहिए? चू यांग इतना उत्साहित था कि उसने यह भी नहीं देखा कि उसके डेंटियन में 9 क्लेश तलवार की भ्रामक नोक पर थोड़ा सा काला रंग था। यह इतना छोटा था कि यह लगभग पता लगाने योग्य नहीं था, लेकिन यह वास्तविक था। जैसे ही सूरज उगा, 2 लोग पर्पल बैम्बू गार्डन के बाहर पहुंचे। एक युवक, एक युवती। दोनों ने सफेद वस्त्र पहने थे। उनकी आस्तीनें हवा में लहरा रही थी। बैंगनी बांस के समुद्र के बीच वे और भी ज्यादा उभरकर सामने आ रहे थे। युवक की भौहें तीखी और आंखें चमकदार थी। वह सुंदर और बेबाक था, लेकिन उसके चेहरे पर एक तरह का दबा हुआ अहंकार था। लड़की लगभग 17-18 साल की थी, जिसकी भौहें और आंखें मनोरम थी। चेहरा सुंदर था, कद काठी लंबी थी और भाव शांत थे। जब आप इस लड़की को देखते हैं तो 2 शब्द आपके मन में आते ही हैं, सौम्य। इस लड़की का सामान्य व्यक्तित्व कैसा है, यह जाने बिना भी यह धारणा बनती है। यह कमजोर दिखता है, लेकिन यह वीर है। यह मजबूत और वीर दिखता है, लेकिन यह लोगों को पानी की तरह कोमल होने का एहसास दिलाता है। लॉकिंग क्लाउड पीक के शिष्य ली जियानइन और गैदरिंग क्लाउड पीक के शिष्य वू कियांग को उनके गुरु ने अंकल मेंग से मिलने का आदेश दिया है। कृपया अंदर के भाइयों को सूचित करें। सफेद वस्त्र पहने युवक ने अपनी आवाज ऊंची की। उसकी आवाज दूर तक गूंजती रही, बिना फैले फैलती रही। इससे एक अद्भुत आंतरिक शक्ति का पता चला। सोन शिखर वह पर्वत है जहाँ 10 महान शिष्यों में से दूसरा शिष्य स्थित है, और यह जियुन शिखर से निकटता से जुड़ा हुआ है। जिजू गार्डन के कई घरों में सन्नाटा छा गया और किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस समय शी कियानशान और तान तान बैंगनी बांस के जंगल की गहराई में अभ्यास कर रहे होंगे और यहाँ से कुछ भी सुनाई नहीं देगा। और मेंग चाओरान कहीं नहीं दिख रहा था, तो स्वाभाविक रूप से आसपास कोई नहीं था। सफेद कपड़े पहने युवक ली जियानइन ने फिर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह भौहें चढ़ाए बिना न रह सका और असंतुष्ट होकर बोला, क्या जिजू गार्डन अभी तक नहीं उठा है? कोई सांस भी क्यों नहीं ले रहा है? लड़की ने भौहें चढ़ाई और फुसफुसाते हुए कहा, भाई ली, कृपया अपने शब्दों से सावधान रहें। यह बैंगनी बांस का जंगल है। किसी को भी अपनी बात न सुनाने दे और अंकल मेंग को परेशान न करें। अंकल मास्टर मेंग, हाँ, युवक हंसा पर आवाज धीमी कर ली। सुना था कि अंकल मास्टर मेंग को कोई तंग भी करे तो गुस्सा नहीं आता। कितना कायर है, मैं सोच भी नहीं सकता कि उसने 10 महान शिष्यों में से एक का पद कैसे पा लिया। लड़की चौंक गई और जल्दी से बोली, भाई ली, यहाँ आने से पहले डैडी ने हमें क्या बताया था? डैडी ने हमें अपनी बातों पर ध्यान देने को कहा था। तुम क्यों? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, उसने अपने पीछे से एक ठंडी खर्राटे सुनी। एक ठंडी आवाज ने कहा, मेरे गुरु ने 10 महान शिष्यों को कैसे प्राप्त किया? आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप योग्य नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अपने बड़ों के प्रति कोई सम्मान न रखने वाला इतना घमंडी व्यक्ति सोन पीक का शिष्य कैसे बन गया? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका परिवार अमीर है, या क्या आपके पास एक अच्छा पिता है? आवाज बर्फ जैसी थी, लेकिन स्वर में आरोप और पलटवार की तीक्ष्णता चौंकाने वाली थी। और पीछे से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पीठ में कांटा चुभ गया हो, मानो सच में हो और सचमुच दर्द हो रहा हो। यह आवाज उन दोनों के पीछे से आई। स्वर्ग से परे टॉवर अध्याय 10। मैं आपसे तुलना नहीं करूंगा। पियाओटियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। स्वर्ण रत्न स्क्रोफोरियासी को लेने के बाद चू यांग ने कुछ समय चट्टान के नीचे फिसलते हुए बिताया। आखिरकार 7 रंगों वाले स्वर्ण मुकुटधारी सांप का पित्ताशय भी एक मूल्यवान संसाधन था, एक दुर्लभ और प्रभावी मारक। इसे बर्बाद करना शर्म की बात होगी। फिर वह बाहर से घूमकर वापस आ गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लौटते ही जिजू गार्डन के सामने 2 लोग खड़े मिलेंगे। उनमें से एक तो अपने ही मालिक को बेरुखी से गालियां दे रहा था। वह गुस्से से भर गया और उसने बेरुखी से पलटवार किया। जैसे ही इस आदमी ने साइन अप किया, उसे पता चल गया कि यह लॉकिंग क्लाउड पीक के स्वामी ली जिनसोक का इकलौता बेटा है। इसलिए चू यांग का पलटवार भी नापातुला था। तुमने मेरे स्वामी का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पिता से बदला लूंगा। पिछले या वर्तमान जीवन की परवाह किए बिना चू यांग कोई भी नुकसान सहने को तैयार नहीं है। आप कौन है? सफेद वस्त्र पहने युवक ली जियानइन ने भौहें चढ़ाई। चू यांग ने उसे एक उपहासपूर्ण मुस्कान दी और चुपचाप उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर थी। उसके पहले शब्द, मेरे गुरु, ने उसकी पहचान पहले ही उजागर कर दी थी। फिर भी ली जियानइन ने ऐसा प्रश्न पूछा। स्पष्ट रूप से वह उसके आभा मंडल से भयभीत था। उसका मन अशांत था। ऐसे प्रश्न का उत्तर देने का कोई मतलब नहीं था। ऐसे लोग आपके ध्यान के योग्य नहीं है। साथ ही वह चुपके से सतर्क भी था। अभी अभी गुस्से में उसने अपने दिल में तलवार की ऊर्जा महसूस की और उसकी आंखों ने अनजाने में उसे दिखा दिया। ऐसी स्थिति फिर कभी नहीं आनी चाहिए।
चू यांग के पिछले जन्म में जब उसका संप्रदाय नष्ट हो गया तो उसने तियानवेलो को छोड़ दिया और दुनिया भर में भटकने लगा। उसका व्यक्तित्व पहले से ही कुछ हद तक विलक्षण था और इस बड़े बदलाव के बाद वह और भी विद्रोही हो गया। अपनी तलवारबाजी को गहन रूप से निखारने के अलावा चू यांग बाहरी मामलों से काफी हद तक उदासीन रहे। उनके जीवन के अनुभव असाधारण नहीं थे, वे दूसरों से कम ही मिलते जुलते थे और जरा सी भी असहमति पर तलवार निकाल लेना उनके लिए आम बात थी। समय के साथ इसने उनके व्यक्तित्व को एक धारदार तलवार की तरह अलग थलग और अहंकारी बना दिया। उसके काले कपड़े स्याही की तरह काले हैं, उसकी लंबी तलवार बर्फ की तरह सफेद है, वह दुनिया भर में घूमता है और कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। पिछले जन्म में चू यांग ऐसा ही था, लेकिन पुनर्जन्म के बाद चू यांग की मानसिकता में भारी बदलाव आया, क्योंकि उसे पता था कि वह अपने पिछले जन्म का रास्ता कभी नहीं दोहरा पाएगा। इसके अलावा हर चीज की भरपाई की जा सकती है और सारे पछतावे दोहराए जा सकते हैं। चू यांग अब बिल्कुल वैसा ही है जैसा कविता कहती है। वसंत की हवा बह रही है और घोड़ा सर पर दौड़ रहा है। जब लोग खुशी की घटनाओं का सामना करते हैं तो वे तरोताजा महसूस करते हैं। हम सब में उड़ने की चाहत होती है। मैं कविताएं और किताबें पढ़कर बहुत खुश हूँ। दुनिया खूबसूरत है, जिंदगी उम्मीदों से भरी है, फिर भी मैं घमंडी कैसे हो सकता हूँ? अगर मैं घमंडी होना भी चाहूँ तो भी मैं घमंडी नहीं हो सकता। हालांकि वह गुप्त रूप से सतर्क भी था। आज जैसी स्थिति में जब उसके भीतर की तलवार की ऊर्जा बाहर निकल रही थी तो सबसे ज्यादा परेशानी और चिंता की स्थिति पैदा हो सकती थी। उसकी वर्तमान सीमित शक्ति को देखते हुए कुछ भी करने से बचना ही बेहतर था। क्या आप बैंगनी बांसवन के शिष्य हैं? जब दूसरे पक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया तो ली जियानेइन ने फिर पूछा। चू यांग ने सिर हिलाया और लड़की की तरफ देखा। उसने अपनी आंखों के कोने से उसकी तरफ देखा तक नहीं। हालांकि उसका मूड काफी बदल गया था, लेकिन उसका अंतर्निहित अहंकार अभी भी गहराई तक जड़ जमाए हुए था। चू यांग में ऐसे किसी व्यक्ति की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी जो दूसरों की बात भी नहीं समझ पाता। ली जियानेइन एक बार फिर गुस्से से भर गया। दूसरे पक्ष की खुली अवमानना ने वास्तव में उसके जानलेवा इरादे को जगा दिया था। क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या आप जूनियर ब्रदर चू यांग अंकल मास्टर मेंग के शिष्य हैं? लड़की धीरे से मुस्कुराई और हल्के से झुकी। मैं तुम हूँ। क्या यह सीनियर सिस्टर जुयुन पीक के गुरु की बेटी सीनियर सिस्टर वो हो सकती है? चू यांग उदासीनता से मुस्कुराया। उसने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया। यह सुंदर और सुरुचिपूर्ण लड़की वो कियान कियान है जो तियानावेलो के नेता वू युनलियांग की बेटी है। तियानावेलो में सबसे खूबसूरत लड़की। वह बेचारी औरत थी जिसे पिछले जन्म में शी कियानशान ने धोखा दिया था। हालांकि यह शादी सफल नहीं हुई और पूरा तियानवेलो संप्रदाय नष्ट हो गया, फिर भी यह एक अफसोस की बात थी। तो यह सचमुच जूनियर भाई चू यांग है, वो कियान कियान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन जूनियर भाई चू यांग अफवाहों से अलग हैं। अभी तो मैं उन्हें पहचानने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। वरिष्ठ बहन हूँ, आप मजाक कर रही हैं, चू यांग ने शांति से कहा। चू यांग तो चू यांग ही है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। अफवाहें बस गलत है। वो कियान कियान को थोड़ा अजीब लगा। संप्रदाय के नेता की बेटी और तियानवेलो की एक जानी मानी सुंदरी होने के नाते तियानवेलो के सभी युवक उस पर मोहित थे। फिर भी चू यांग ने उसे देखा तो उसे लकड़ी के टुकड़े की तरह देखा। ऐसा नहीं था कि चू यांग उसकी खूबसूरती नहीं देख पा रहा था, लेकिन इस वक्त उसका दिल पूरी तरह से मोकिंगो पर आ गया था। उसके लिए उसकी उत्सुकता उसके दिल में इतनी भर गई थी कि सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। अगर वो कियान कियान वाकई एक दिव्य प्राणी भी होती तो भी उसकी नजर में वह शायद एक लकड़ी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं होती। हालांकि वो कियान कियान को हर दिन गिरे रहने और चापलूसी करने का एहसास पसंद नहीं था, लेकिन यह पहली बार था जब उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। इसके अलावा मैंने सुना है कि अंकल मेंग के 3 शिष्य हैं। सबसे बड़ा शिष्य स्थिर और उदार है, उसका मन गहरा और स्थिर है, वह देश का एक स्तंभ है। दूसरा शिष्य चू यांग एकांत प्रिय और अल्पभाषी है। तीसरा शिष्य तान तान बेहद बेसुरा है। लेकिन आज उसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह युवक बिल्कुल भी चुप रहने वाला नहीं था। हालांकि वह थोड़ा ज्यादा ही जिद्दी था और उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासीनता भी झलक रही थी, पर वह कोई साधारण युवक तो बिल्कुल नहीं था। ली जियानेइन हमेशा से वो कियान कियान से मन ही मन प्यार करता था और लंबे समय से उस पर क्रश रखता था। उसने एक से ज्यादा बार उससे शादी करने की कल्पना की थी। न सिर्फ वह एक खूबसूरत औरत होगी, बल्कि हेडमास्टर की दामाद भी बनेगी। वो कियान कियान को चू यांग के साथ बातें करते और हंसते देखकर वह पहले से ही ईर्ष्या से जल रहा था। फिर वो कियान कियान को स्तब्ध, उसकी खूबसूरत आंखें चू यांग के चेहरे पर गड़ी हुई देखकर उसे लगा जैसे उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया हो। उसके दिल में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वह पूरी तरह भूल गया कि इस बार वह क्यों आया था। वह गुस्से से आगे बढ़ा और चू यांग और वो कियान कियान के बीच अपना शरीर रख दिया, जिससे उनकी नजरें उन पर नहीं पड़ रही थी। उसने व्यंग्य किया, मैं सोच रहा था कि यह कौन है, लेकिन यह तो तियानवेलो का वह घटिया आदमी निकला। तुम किसे बकवास कह रहे हो? चू यांग ने आक्रामक भाव से पूछा। उसकी आंखें ठंडी थी। इसी क्षण उसकी गति अचानक बढ़ गई और वह जोर से आगे बढ़ा। तुम तो बस एक कूड़े का टुकड़ा हो। ली जियानेइन को इतना डराया गया कि उसने कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया और बिना सोचे समझे जवाबी हमला कर दिया। यह सही है, एक असफल व्यक्ति ने मुझे बिल्कुल यही कहा था। चू यांग ने प्रशंसा से कहा, यह आदमी सचमुच अद्भुत है। आत्मज्ञान किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे मूल्यवान चीज है, लेकिन इस मानव संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इतनी स्पष्ट और सुस्पष्ट आत्म जागरूकता होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वरिष्ठ भाई ली उनमें से एक होंगे। चू यांग तहे दिल से उनकी प्रशंसा करता है। ली जियानेइन यह जानकर स्तब्ध रह गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसके बगल में खड़ी वो कियान कियान हंसी रोक नहीं पाई। हालांकि उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी चमकीली आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। तुम मौत की तलाश में हो। ली जियानेइन गुस्से से भर गया और अचानक अपनी तलवार झंझनाहट के साथ निकाल ली। अपनी तलवार निकालो, मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। ली जियानेइन उस स्त्री के सामने अपमान कैसे सह सकता था जिससे वह प्यार करता था? नहीं, तुलना करने की कोई जरूरत नहीं, मैं मानता हूँ। चू यांग ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारे जितना सस्ता नहीं हूँ। फिर उसने गंभीर और आश्वस्त भाव से कहा, मैं सचमुच तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ। खैर, बगल में खड़ी वो कियान कियान अब और नहीं रोक पाई और जोर से हंस पड़ी।
तभी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये दोनों लोग पहले से ही आपस में झगड़ रहे थे। क्या उसकी हंसी आग में घी डालने का काम नहीं करेगी? वह अपनी जीभ बाहर निकाले बिना नहीं रह सकी और तुरंत अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन उसकी आंखें उसकी उंगलियों के बीच घूम गई। ली जियानयिन और भी अधिक क्रोधित हो गया और जोर से गाली देते हुए बोला, बेवकूफ। चुयांग ने आगे कहा, आप किसे कमीना कह रहे हैं? कमीने, ली जियानयिन ने बीच में ही कहा और अचानक होश में आया। गुस्से और शर्म से वह चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और तलवार लेकर आगे बढ़ा। चुयांग बार बार पीछे हटते हुए घबराहट में चिल्ला रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े एक ही कबीले के किसी व्यक्ति को मारने की?